टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया गया। इसके एक डायल से सब्ज़ रोशनी थरथरा रही थी। इसका मतलब है कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। काफ़ी देर तक ये आवाज़ें उभरती रहीं और हम इन्हें रिकॉर्ड करते रहे। फिर आवाज़ें अचानक बंद हो गईं और आसाब शिकन सन्नाटा फ़िज़ा में फैल गया। उस लम्हे तक हम सोचते रहे। फिर मैंने सबको वापसी का इशारा किया और इसके बाद हम इस कमरे में पहुंच गए जो इस्माइल अब्बासी का कमरा था। टेप रिकॉर्डर बैटरी से चल रहा था। चुनाचा टेप को रिवाइंड किया गया और इसके बाद हमने इसको ऑन किया। इंतहाई सूरत हाल सामने आ गई। टेप रिकॉर्डर में कोई आवाज़ नहीं उभरी थी। सब लोगों के चेहरे धुआं हो गए। नज़ीर अब्बासी ने कहा, मुमकिन है टेप रिकॉर्डर ख़राब हो। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, मैंने जवाब दिया। क्यों? वो सब्ज़ रोशनी जो इस बात की अलामत होती है कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है चल रही थी, तो फिर कोई आवाज़ रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? समझ में नहीं आता। 1 मिनट तजुर्बा करके देख लिया जाए, इस्माइल अब्बासी बोला। वो कैसे? टेप रिकॉर्डर ऑन करो, हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। इस बात पर अमल किया गया और हम लोग यूं ही उल्टी सीधी बातें करने लगे। कैसेट को रिवाइंड करके देखा गया तो हमारी आवाज़ें बिल्कुल वाज़े रिकॉर्ड हुई थी और सूरत हाल बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन इस कैफियत का सबसे ज़्यादा असर इस्माइल अब्बासी पर हुआ। इसका चेहरा सुर्ख हो गया और इसने कहा, मैंने सुना है कि बदरूहों के ना साए होते हैं और ना ही इनकी आवाज़ रिकॉर्ड की जा सकती है। मेरे खुदा, इसका मतलब है उफ़, ये तो वाकई आखिरी बात है। फिर भी अगर हम ये सोचें कि ऐसा कोई अमल नहीं है तो वाकई हमाकत है। इसके बदन में थरथराहट पैदा हो गई, आवाज़ भींचने लगी। मैंने नासिर फराजी को चौंक कर देखा तो वो थर थर काँप रहा था। क्या हुआ मिस्टर इस्माइल अब्बासी? अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। नहीं मिस्टर अब्बासी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप ख़ुद को संभालिए। मैं नहीं संभाल सकता। इसके दांत बजने लगे और जिस्म का सारा खून चेहरे पर जमा होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इस पर गशी की कैफियत तारी होने लगी। नज़ीर अब्बासी ने कहा, यह तो ख़तरनाक अलामत है, हम इन्हें यहाँ से लिए चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे तन्हा छोड़ दो प्लीज़, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ। बहरहाल इस पर गशी तारी होती चली गई और थोड़ी देर के बाद इसका सारा वजूद बुखार में फटकने लगा। लेकिन जब भी हम इसे यहाँ से ले जाने की बात करते वो फ़ौरन होश में आ जाता और शिद्दत से इसकी मुखालफत करता। सुबह की रोशनी नमूदार हुई और इस्माइल अब्बासी जाग गया। वो लोहे के टुकड़े की तरह तप रहा था और हम इसके मुतल्लिक तशवीश का शिकार थे। नज़ीर अब्बासी ने कहा, मेरा ख्याल है हम भाईजान की बात नहीं मानते, इन्हें अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। अलबत्ता जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसे गौर से सुनो। इस्माइल अब्बासी बोला, हाँ बताओ। तुम इसे बुला लाओ, ज़किया बेगम को यहाँ बुला लाओ। मैं जो कुछ कह रहा हूँ इस पर अमल करना। अगर तुमने इसके बरक्स किया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। कहीं अजीब सी कैफियत ना हो जाए इसकी। मैं चला जाता हूँ। वैसे भी ज़किया को इतला देना ज़रूरी है क्योंकि वो मेरी होने वाली भाभी है। हो सकता है इस्माइल अब्बासी ज़किया की बात पर यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाए। तुम लोग ज़रा इसका ख्याल रखना। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा। शमशेर को हमने इस्माइल अब्बासी के पास छोड़ दिया और मैं नासिर फराजी को लेकर इस कमरे से बाहर निकल आया। अब क्या कहते हो? मैंने सवाल किया। एक बात का तुम यकीन करो या ना करो, मैं तो बड़ी सनसनी का शिकार हो गया हूँ। डर रहे हो? मैंने कहा, देखो बिला वजह बहादुर बनने की कोशिश नहीं करूँगा। खौफ तो इंसानी फितरत का एक हिस्सा है। क्या तुम्हें हालात बहुत ज़्यादा संगीन नज़र नहीं आ रहे? मैं भी यही कहने के लिए तुम्हें कमरे से बाहर लाया हूँ। क्या मतलब? नासिर फराजी ने सवाल किया। इस्माइल अब्बासी की कैफियत बिल्कुल बेहतर नहीं है। मुझे तो कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। कैसा एहसास? खौफज़दा तो नहीं हो जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कहा। मुझे तो लग रहा है जैसे इस्माइल अब्बासी अपनी असल आवाज़ में नहीं बोल रहा। असल आवाज़ में तो तुम्हारा मतलब है कि? मैंने कहा ना कि डरोगे नहीं, और तुम्हारा हकलाना इस बात की अलामत है कि तुम डर रहे हो। नहीं, डर तो नहीं रहा, लेकिन अब क्या होगा? देखो क्या होने वाला है, मैंने कहा। इसके बाद हमने खुद ही नाश्ते वगैरह की चीज़ें तलाश की और अपना अपना पेट भर लिया। चाय और कुछ सलाह हमने शमशेर को भी दिए। इसने हमारा शुक्रिया अदा किया। इस्माइल अब्बासी गहरी नींद सो रहा था और इसका थरथराता हुआ जिस्म अब साकित हो गया। मैं भी रात भर जागा हुआ था। मैंने नासिर फराजी से कहा, क्या सोना चाहते हो? यकीन करो शदीद नींद महसूस हो रही है। मेरा बदन कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आता है ना, बुखार किसी कैफियत हो रही है। शमशेर, तुम यहाँ मौजूद हो? जी साहब, आप बेफिक्र होकर सो जाएं, मैं यहाँ मौजूद हूँ, शमशेर ने हिम्मत से जवाब दिया। हम दोनों वापस आ गए। अपने कमरे में पहुंचने के बाद हम बिस्तर पर लेट गए। नासिर फराजी ने कुछ देर बाद कहा, जमील सो रहे हो तुम?
हाँ, शायद सो जाऊँ। क्या ख्याल है, हम इन हालात से निपट सकते हैं? जनाब, थोड़ा सा वक़्त गुज़रा है। आपने एक ऐसा इदारा कायम करने की बात की है जहाँ आप लोगों की रूहानी मुश्किलात दूर करें। समझ रहे हैं ना? आप और रूहानी मुश्किलात दूर करने के लिए बड़ी मार खानी पड़ती है, बड़े ख़तरनाक हालात से गुज़रना पड़ता है। हमें तो वजीफ़े वगैरह भी नहीं आते जिससे लोग जिन्नात पर काबू पा लेते हैं। हाँ, आते तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश की जा सकती है। यह सेबज़दा मकान है, मेरा ख़्याल है थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए। हर राज का एक पहलू होता है और खुलकर सामने आता है। पता नहीं क्या हाल है इसका, चले देख लेते हैं। हम दोनों बाहर निकले तो हमने महसूस किया कि आसेबज़दा मकान में थोड़ी सी रौनक है। शमशेर चाय की ट्रे लिए हुए जा रहा था और इस्माइल अब्बासी के कमरे से नज़ीर अब्बासी बाहर आ रहा था। हमें देखकर वो मुस्कुराता हुआ हमारे करीब पहुंच गया। कहो, आसेबों के साथ कैसी गुजर रही है? ठीक हूँ, तुम बताओ ज़किया बेगम की क्या सूरत हाल रही? बेमौत मारी गई बेचारी, नज़ीर अब्बासी ने हंसकर कहा और हम दोनों चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। मतलब, बड़े दिल गुर्दे का काम है। इश्क तो कर लिया, लेकिन इश्क को निभाना असल मसला है। ज़किया बेगम जिस कैफियत में यहाँ आई है, इससे दो ही बातें ज़ाहिर होती हैं, या तो इश्क कामिल है या फिर भाड़ में जाए लैला वाली बात हो गई और ज़किया बेगम यहाँ से भाग जाएंगी। मैं और नासिर फराजी हंस पड़े। नज़ीर का कहना कुछ इस तरह था कि खुद ब खुद हंसी आ जाए। तब मैंने तफसील पूछी तो कहने लगा, ज़किया बेगम किसी कीमत पर इस आसेबज़दा मकान में आने को तैयार नहीं थी। जब उन्हें बताया गया कि इस्माइल की हालत बहुत ख़राब है तो वो सोच में डूब गईं। फ़ैसला कर रही थी कि ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है या ये। लेकिन दुनियादारी भी कुछ चीज़ होती है ना। लोग कहते हैं, ओहो कहाँ हैं? अंदर हैं। वैसे फैज़पुर के काबिल हकीम को भी यहाँ लाया गया है। हकीम साहब के बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, बड़ा लतीफ़ा हुआ है। असल में हकीम साहब ज़किया के मकरूज़ हैं, न्याज़मंद हैं, बल्कि लगता है कि इनकी वजह से इनकी रोज़ी रोटी चल रही है। बड़ी मुश्किल से यहाँ आने पर आमादा हुए हैं। कहाँ हैं? अंदर हैं, उसने कहा। और ज़किया खातून? मैंने कहा। वो भी अंदर हैं और इस्माइल साहब की तीमारदारी की जा रही है। अभी मैंने चाय अंदर भिजवाई है। हाँ, मैंने शमशेर को अंदर जाते हुए देखा है, मैंने कहा। फिर नज़ीर फराजी और मैं बहुत देर तक बातें करते रहे और फिर थोड़ी देर के बाद अंदर चल पड़े। मैंने पहली बार ज़किया खातून को देखा। पुख्ता उम्र की मालिक, लेकिन बहुत ही पुरकशिश औरत थीं। और जब पहली बार इनसे तारुफ़ हुआ तो उन्होंने गर्दन खम करके हमें सलाम किया। इस्माइल अब्बासी इसके आने की वजह से शायद खासी बेहतर कैफियत का हामिल हो गया। ज़किया बेगम के आ जाने के बाद वैसे भी आपको ठीक हो जाना चाहिए, हमने मुस्कुराते हुए कहा और इस्माइल भी मुस्कुराने लगा। फिर बोला, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा, ऐसा है। वैसे ज़किया खातून, आप यहाँ रहना चाहेंगी या जाना चाहती हैं? नहीं, मैं तो इस्माइल से कह रही थी कि यहाँ से चलें। लानत भेजें इस मनहूस इमारत पर, हम यहाँ नहीं रहेंगे। ऐसा न कहो, अब जबकि तुमने मुझे बता दिया है कि ये तुम्हारी ख़ानदानी इमारत है तो फिर मेरे लिए भी ज़रूरी हो गया है कि मैं इससे मोहब्बत करूं। हम ऐसे यहाँ से नहीं जाएंगे, मगर मैं तुम्हें इस आलम में छोड़कर जाना भी नहीं चाहती। अलबत्ता अगर आप लोगों को ज़हमत न हो तो मुझे आप ज़रूर वापस भिजवा दीजिए, इस बार हकीम साहब ने कहा। हकीम साहब, आपका बेहद शुक्रिया, वाकई आपको जाना चाहिए। क्यों, ज़किया रहेंगी मेरे साथ? इस्माइल ने कहा। हाँ, मैं इस तरह नहीं जाऊंगी, ज़किया बेगम ने कहा। तो ठीक है, नज़ीर हकीम साहब को छोड़ आएंगे। मेरी निगाह इन बुज़ुर्ग हकीम को देख रही थी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, उम्र 75 से 80 साल के दरमियान होगी। ये बात मेरे और फराजी के दरमियान तय पाई थी कि हमें अगर आसपास की बस्ती का कोई बुज़ुर्ग मिल गया तो हम इससे इस इमारत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इस वक्त हकीम साहब को देखकर ये ख्याल जहन में जागा था। गालिबन नासिर फराजी ने भी बिल्कुल इसी अंदाज़ में सोचा था, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे की सिमत देखा। अचानक ही नासिर फराजी बोल उठा, ज़किया बेगम, आप यहाँ कैसे तशरीफ़ लाई हैं? मेरे पास अपनी लैंड क्रूज़र है, उसने कहा। अगर हकीम साहब को छोड़ने जाना पड़ा तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा? लैंड क्रूज़र में चले जाएंगे। तो फिर ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हकीम साहब को फैज़पुर छोड़ देंगे, हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। कोई हर्ज नहीं, इस्माइल अब्बासी ने कहा। हकीम साहब जल्दी से अपनी दवाइयों का थैला लेकर खड़े हो गए। इनके अंदर में जल्दबाजी थी। बाहर निकलकर वो लैंड क्रूज़र में बैठ गए। नासिर फराजी भी साथ बैठ गया और उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। लैंड क्रूज़र स्टार्ट होकर इमारत से बाहर आई। हकीम साहब ने कहा, खुदा का शुक्र है, इंसान किसी भी उम्र में मरना नहीं चाहता। मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे मुझे मक्तल की तरफ ले जाया जा रहा था। मक्तल से निकल कर आना कितना बड़ा काम है। बड़ी मनहूस इमारत थी, अल्लाह की पनाह।
हकीम साहब ने खुद ही मेरे मतलब की बात शुरू कर दी। मैंने इनसे कहा कि बिला हकीम साहब, क्या वाकई ये मनहूस इमारत है? मियाँ कोई ऐसी वैसी? वो तो बस क्या बताऊँ तुम्हें कि कैसे फंस गया। लेकिन आप इस इमारत के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? जवाब में हकीम साहब ने मुझे चौंक कर देखा और बोले, कहीं बाहर से आए हो? जी यही समझ लीजिए। और सीधे इस इमारत में आए हो? हकीम ने कहा। यह भी बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा। आप तो इस इमारत के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं किबला हकीम साहब। तुम नहीं जानते? हाँ क्यों नहीं, लेकिन इतना नहीं जानते जितना आप जानते हैं, मैंने कहा। मेरी उम्र के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बस कुछ नहीं कह सकते, वैसे माशाल्लाह सेहतमंद है। वैसे मेरी उम्र 80 के लगभग हो चुकी है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अब भी आप? मैंने कहा। हाँ बस नज़र न लगाओ। वैसे इस इमारत के बारे में जब से मैंने होश संभाला है, एक बात ज़रूर सुनता आ रहा हूँ। क्या यहाँ हर साल किसी न किसी इंसान का खून होता रहा है? मैंने कहा। तुमने इस इमारत में कभी किसी ख़ास कमरे से उठती हुई आवाज़ें नहीं सुनी? ये महसूस नहीं किया तुमने जैसे कोई आग में जल रहा हो और जलने वाले के हलक से चीखें निकल रही हों? अगर तुमने यहाँ एक रात भी गुजारी है तो समझ लो कि तुमने साज़ों की आवाज़ें भी सुनी होंगी। तवील अरसे से इस इमारत में रहने वाली रूह किसी से इंतकाम लेने के लिए बेकरार है। हमारी पूरी तवज्जो हकीम साहब की तरफ हो गई। एक अनोखा इंकशाफ, एक हैरानकुन दास्तान शायद हमारा इंतज़ार कर रही थी और हमारे चेहरे सर्द होते जा रहे थे। हम बस हकीम साहब के होंठों से निकलने वाली आवाज़ के मुंतज़िर थे। हकीम साहब जो यकीनी तौर पर इस इमारत के बारे में किसी इंतहाई सनसनीखेज़ कहानी का इंकशाफ करने वाले थे। स्टीयरिंग पर नासिर फराजी का हाथ बहका तो मैंने इसे संभालते हुए कहा, नासिर फराजी अपनी तमाम तर तवज्जो ड्राइविंग पर रखो। हकीम साहब ख्यालात में डूब गए थे। गालबन वो इस इमारत से मुतल्लिक मशहूर कहानी के वाक़यात अपने जहन में ताज़ा कर रहे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस इमारत में हर साल किसी न किसी की ज़िंदगी कम हो जाती है। तुमने इसके मशीकी हिस्से से उठती हुई आवाज़ें शायद सुनी हो। गौर करोगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा जैसे कोई आग में जल रहा हो, इसके हलक से चीखें निकल रही हों। मैंने तुमसे साज़ों की आवाज़ का भी तज़किरा किया था और अब भी मैं तुमसे यही बात कह रहा हूँ कि न जाने कितने अरसे से इसकी रूह इंतकाम लेने के लिए बेकरार है। यही कहा था ना मैंने तुमको। जी हकीम साहब, लेकिन वो रूह किसकी है? इसका नाम अमीर खुरम बताया जाता है। ये इमारत एक बहुत बड़े रईस ने ख़रीदी थी और इसका पूरा ख़ानदान यहाँ आबाद था। शायद ये बात भी तुम्हारे इल्म में हो या ना हो कि वो रईस ज़किया बेगम के बुज़ुर्गों में से एक था। इस इमारत में मुकीम एक नौजवान मुलाजिम ने इमारत में रहने वाली रईसज़ादी से मोहब्बत की, लेकिन वो मुलाजिम था और इसकी महबूबा रईसज़ादी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। और वही पुरानी कहानी, रईस को इस बात का इल्म हो गया। मुलाजिम के लिए आकाज़ादी की मोहब्बत का जो नतीजा हो सकता था वही हुआ। रईस ने इस नौजवान को इमारत के इस मशीकी हिस्से में कैद कर दिया और इस पर मुजालिम की इंतहा कर डाली। लोहे की सलाखें लगवा कर इसका जिस्म दागा गया, इसकी आंखें निकाली गईं। एक दिन इसे आतिशदान के अंदर लटका कर आग में जला दिया गया। इस दर्दनाक कहानी का पहलू ये है कि रईसज़ादी ने अपने बाप के सामने झूठ बोलते हुए नौजवान लड़के पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ज़बरदस्ती इसे मुलाकात पर मजबूर करता है। ये बात रईसज़ादी ने मोहब्बत करने वाले इस नौजवान के सामने कही और जब उसे आग में जलाया जा रहा था तो इसने चीख कर कहा था वो इस ख़ानदान से इंतकाम लेगा और इस वक्त तक इसकी रूह को चैन नहीं आएगा जब तक इस ख़ानदान का एक फ़र्द भी इस ज़मीन पर बाकी रहेगा। हकीम साहब की सुनाई हुई दास्तान ने दिल लरज़ा दिया था और हम लोग इस दास्तान में खोए हुए थे। वो हवलनाक चीखे और आतिशदान में नज़र आने वाला खून, सारी बातें इस कहानी से मुताबिकत रखती हुई मालूम होती थी। फिर जब फैज़पुर पहुँचे तो ख़ासा वक्त गुजर चुका था। हकीम साहब ने बहुत इसरार करके हमें कुछ खाने पीने के लिए कहा और बहरहाल हमें उतरना पड़ा। काफ़ी देर तक हम इनसे मालूमात हासिल करते रहे और ये मालूमात इंतहाई मुफीद थीं। लेकिन फिर एक अजीब वाक़या हुआ। वापस आने के लिए हम गाड़ी में बैठे तो इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। आखिरी कोशिश तक कर ली। फैज़पुर के एक मोटर मैकेनिक को बुलाया गया। मोटर मैकेनिक भी काफ़ी देर तक सर मारता रहा, लेकिन बहुत ही ताज्जुब की बात थी कि हर कोशिश नाकाम रही और गाड़ी स्टार्ट न हुई। यहाँ तक कि शाम और रात हो गई। हमारी परेशानियां उरूज पर पहुंची हुई थी। मोटर मैकेनिक भी चला गया और हम परेशानी से सोचते रहे कि अब क्या करें। हकीम साहब ने कहा, जैसा कि मोटर मैकेनिक कहकर गया है वो अपने उस्ताद को लेकर आएगा, इंतज़ार कर लो, सुबह को कुछ भी होगा देख लेंगे, रात को यहीं आराम कर लो। वो ठीक है हकीम साहब, लेकिन बहरहाल मजबूरी है, जा भी तो नहीं सकते।
फ़िक्र की कोई बात नहीं, तुम्हारा दोस्त जिसने मकान ख़रीदा है सिर्फ खौफ खाता है और कोई बात नहीं। वैसे अजीब बात है कि आखिर इसने ये मकान ख़रीदा क्यों है, क्या चाहता है वो? बेवकूफ़ आदमी है। बस ये समझ लीजिए कि ज़किया बेगम से शादी करना चाहता है और चंद लोगों ने इसे पंप कर दिया है। क्या ज़किया बेगम? अचानक ही हकीम साहब शोर मचाने के अंदाज में बोले। हाँ, ओ तो क्या वो खुदा की पनाह देखो, अब मजबूरी है, कोई इंतज़ाम करो और फ़ौरन भागो। साल भी पूरा हो रहा है, कहीं तुम्हारे दोस्त और इस लड़की की ज़िंदगी ख़तरे में न पड़ जाए। मेरी मुराद ज़किया खातून से है, वो कभी इस इमारत की तरफ नहीं जाती। शायद यही वजह है कि वो नौजवान, मेरा मतलब है वो शख्स बीमार हो गया है, इसका महबूब है, इसकी वजह से वो वहाँ गई हैं। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि इसकी ज़िंदगी सख्त ख़तरे में है, रूह के इंतकाम लेने का वक़्त आ गया है, जल्दी कोशिश करो। हम दोनों वाकई बदहवास हो गए थे। बड़ी मुश्किल से हम बाहर निकले और परेशानी के अंदाज में इधर उधर देखने लगे। हकीम साहब की समझ में खुद नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो करना ही था। हकीम साहब वहाँ से ये कहकर चले गए कि वो देखते हैं, हो सकता है 2 घोड़ों का इंतज़ाम हो जाए। मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठा। इस बदबख्त गाड़ी ने पता नहीं क्यों धोखा दिया था, लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब यूं ही बेयकीनी के अंदाज में मैंने सलफ घुमाया और गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई। नासिर फराजी भी चौंक पड़ा। इसके बाद हमने हकीम साहब की वापसी का इंतज़ार नहीं किया और गाड़ी को बरक रफ्तारी से इमारत की तरफ दौड़ाया। रात सर्द और तारीख थी। अभी मुश्किल आधा रास्ता ही तय किया था कि आसमान पर बादल गरजने लगे और तेज़ कड़क के साथ बिजली चमकने लगी। मैंने स्टीयरिंग संभाला हुआ था। बिल्कुल अजनबी जगह थी, रास्तों से वाकफियत नहीं थी। ख़तरा भी यहाँ था कि गाड़ी कहीं किसी गड्ढे में न गिर जाए। थोड़ी देर के बाद मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। एक तूफ़ान अजीम था जो अचानक ही नमूदार हुआ था और इसका शोर लम्हा ब लम्हा बढ़ता जा रहा था। बिजली कड़कती तो यूँ महसूस होता कि जैसे हम पर गिरी, लेकिन बहरहाल गाड़ी साथ दे रही थी। बारिश थोड़ी सी हल्की हुई और दूसरे ही लम्हे नासिर फराजी की आवाज़ उभरी, शायद हम रास्ता भूल गए हैं। क्या मतलब? मेरा ख्याल है कि इतनी देर में हमें आसेब ज़दा मकान तक पहुंच जाना चाहिए था। वैसे भी रात की तारीकी में रास्ते का सही तयन करना मुश्किल हो जाता है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? मैंने कहा। कुछ नहीं, रास्ता तलाश करना पड़ेगा। आसमान पर बादल बदस्तूर रुके हुए थे। इसमें कोई शक नहीं था कि बारिश हल्की हो गई थी, लेकिन फिर भी इस बात का खौफ था कि बारिश दोबारा शुरू हो सकती है। हम अंदाजे के मुताबिक गाड़ी को इधर उधर दौड़ाते रहे। फवार अब बिल्कुल बंद हो गई थी और सफ़ेद बादलों में छुप गई। चांद हैरत से गिरदोपेश का मंजर तक रहा था। अचानक ही हमें दूर से इमारत की स्याह दीवारें नजर आईं और दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। नासिर फराजी ने भी मेरे साथ साथ इस इमारत को देखा और इसकी आवाज़ उभरी, खुदा का शुक्र है यार, इमारत नज़र आ गई है।